नमस्कार, बाखबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो चुनावी साल है और चुनावी साल में मध्य प्रदेश में दिग्गजों का जोर देखने को मिल रहा है। बीजेपी कांग्रेस से दिग्गजों ने मैदान थाम लिया है। एक हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दौरे देखने को मिले हैं। भोपाल और शहडोल में पीएम मोदी की सभाएं देखने को मिली। पीएम मोदी बीजेपी को चुनावी मंत्र देकर के चले गए हैं। पीएम मोदी के ताबड़तोड़ दौरों के बाद अब बीजेपी फ्रंट फुट पर आ गई है और अब अपने राष्ट्रीय नेताओं के दौरों से माहौल बनाने की तैयारी में कांग्रेस भी है। 22 जुलाई को ग्वालियर में एक बड़ी जनसभा होने वाली है जिसमें खुद प्रियंका गांधी संबोधित करेंगी। ग्वालियर चंबल में कांग्रेस के पक्ष में वे माहौल बनाने का प्रयास करेंगी। महाकौशल से कांग्रेस के चुनावी अभियान की शुरुआत प्रियंका गांधी पहले ही कर चुकी हैं। ग्वालियर के बाद विंध्य अंचल का दौरा भी प्रियंका गांधी करेंगी और प्रियंका गांधी के दौरे से ग्वालियर चंबल की 34 सीटों का जो माहौल है वो बनाने की तैयारी हो रही है। विंध्य की 30 विधानसभा सीटों को भी प्रियंका गांधी के दौरों से कवर किया जाएगा। जबलपुर में सभा करके महाकौशल अंचल की 38 सीटों को प्रियंका पहले ही साध चुकी हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद ग्वालियर चंबल में कांग्रेस की पहली बड़ी सभा होने जा रही है। 2018 की अगर बात की जाए तो 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को ग्वालियर चंबल में जबरदस्त कामयाबी मिली थी, लेकिन सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद अब ग्वालियर चंबल का जो सियासी समीकरण है वो बदल चुका है। रैली कहाँ होगी, प्रियंका जी की रैली कहाँ होगी, टेंटेटिव अभी मैं समझता हूँ 22 जुलाई के आसपास से दौरा आरंभ होगा। ये एक बड़ा विषय है। भौगोलिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए किसका कहाँ पे हम संबोधन कराएं वो भी इस कमेटी में होगा। प्रियंका जी को जहां आना है वहां आए। वो कह रहे हैं कि ये कमलनाथ जी की गारंटी लेने आ रही हैं, कमलनाथ जी की जमानत लेने आ रही हैं। पहले बात तो ये है कि जमानत ली किसकी जाती है, गारंटी ली किसकी जाती है। गारंटी उसी की ली जाती है, उसी की जमानत ली जाती है जिसकी खुद की नहीं होती धाक और साख। और दूसरी बात, इन्होंने अपने भैया राहुल गांधी की जमानत लेने का काम, गारंटी लेने का काम अमेठी में किया था। चारों खाने चित्त थे, हार गए, बुरी तरह पराजित हुए और भाग खड़े हुए वायनाड चले गए। और मम्मी रायबरेली से चुनाव लड़ती हैं, वहाँ एक भी विधानसभा की सीट नहीं जिता पाई। कुल जमा 2 विधानसभा की सीट जीते उत्तर प्रदेश में, जहाँ की प्रभारी स्वयं प्रियंका गांधी रही हैं। तो वैसा ही हाल मध्य प्रदेश में कांग्रेस का होने वाला है, ढूंढते रह जाओगे। तो 22 तारीख को प्रियंका गांधी का एक दौरा देखने को मिलने वाला है ग्वालियर में, जहां पर वे एक रैली को संबोधित करेंगी। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं संदीप पौराणिक जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौरव चतुर्वेदी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा संदीप जी से। संदीप जी, 22 तारीख को प्रियंका गांधी ग्वालियर आ रही हैं, जहां पर वे एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगी और ये एक बड़ा दौरा माना जा रहा है क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी अब बीजेपी की तरह बड़े नेताओं का आना मध्य प्रदेश में शुरू हो चुका है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए दिव्यांश जी, चुनाव करीब है, राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे जी। प्रियंका गांधी का दौरा कई मायने में महत्वपूर्ण है। जहां आपने ग्वालियर चंबल वाली बात की है, तो ये वो इलाका है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाला माना जाता है। कांग्रेस में थे तो एक छत्र उनका चलता था, बिल्कुल। बीजेपी में आने के बाद कई नेता हैं बीजेपी के वहां पे, लेकिन प्रियंका गांधी को ज्योतिरादित्य सिंधिया से जोड़ के भी हमें देखना होगा जी। क्योंकि जब भी हम राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तो तीसरा अगर कोई व्यक्ति नजर आता था तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया होते थे। स्वाभाविक सी बात है, जो आपका दोस्त कभी रहा है वो आपसे दूर जा चुका है, तो उसके इलाके में जाके उसे सबक सिखाने की कोई भी व्यक्ति हो, ये राजनेता की बात नहीं कर रहा मैं, आम व्यक्ति भी हो, वो ये कोशिश करता है कि उसको सबक सिखाया जाए जी। तो मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी का ये दौरा कांग्रेस के लिए तो महत्वपूर्ण रहेगा ही जी। साथ में प्रियंका गांधी के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो उनसे दूर हुआ है, उनके बहुत करीब था, उसको सबक सिखाने की वहां नींव रखी जाएगी। जो उनका प्रस्तावित दौरा है 22 जुलाई का, आधिकारिक तो अभी घोषणा हुई नहीं है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि 22 जुलाई को आएंगी। तो कुल मिलाकर के वो इलाका जहां की 34 में से 26 सीटें पिछली बार जीती थी कांग्रेस ने, बिल्कुल, फिर उपचुनाव हुए तो स्थितियां काफी बदल गई। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की एक कोशिश है कि सिंधिया को सिंधिया के इलाके में ही मात दी जाए
और इस दौरे को मैं इसी नजर से देखता हूं। जी जी जी, काफ़ी गहरी बात आपने कही है कि ये जो दौरा है ये सिर्फ कांग्रेस के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि प्रियंका गांधी के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसी पर मैं एक छोटा सा रिएक्शन चाहूंगा गौरव जी से। गौरव जी, जो बात संदीप जी कह रहे हैं कि ये दौरा कांग्रेस के लिए तो महत्वपूर्ण है लेकिन खुद प्रियंका गांधी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, जो संदीप जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। और एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखें, हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें, अगर कोई महिला किसी के गढ़ में जाकर, सिंधिया के गढ़ में जाकर अगर सिंधिया की उस हैसियत की याद आम जनता को दिलाती है जो उनकी हैसियत कांग्रेस में रही थी और उस हैसियत की तुलना आज के वातावरण के साथ करती है, आज के राजनीतिक वातावरण के साथ करती है, तो आम जनता के बीच में एक अपील होने की संभावना बनती नजर आ रही है। इसी के साथ में एक बात और भी कहना चाहूंगा दिव्यांशु जी कि कांग्रेस एक बेहतर रणनीति के साथ इस बार चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। आप देखिए, अभी तक मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर के प्रियंका गांधी का ये दूसरा दौरा है। राहुल अभी तक कहीं नहीं है। राहुल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आए थे, उसके बाद अभी तक नहीं आए। इसका मतलब परिप्रेक्ष्य हम ये मान के चले कि आने वाले समय में अभी प्रियंका पहले आगे बढ़कर दौरा करेंगी, उसके बाद राहुल गांधी जब चुनाव मोड पर आ जाएगा, बहुत हाई टेम्पर जब रहेगा चुनाव, तब वहां पर आकर राहुल गांधी की एंट्री होगी। एक राहुल गांधी को इसलिए भी आगे नहीं कर रहे हैं, जो मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से राहुल गांधी की छवि को लेकर के आक्रमण करती है, उससे बचाने के लिए राहुल को भी साइड में रखा जा रहा है और प्रियंका को आगे बढ़ाया जा रहा है। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। इस तरह की भी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। वापस मैं एक बार संदीप जी के पास जाना चाहूँगा। संदीप जी, बात करें अगर 2018 के विधानसभा चुनाव की, तब की परिस्थितियां अलग थी। अभी 5 साल बाद परिस्थितियां एकदम अलग है। ग्वालियर चंबल में उस समय ऐसा भी था, देखने में आया था कि जब हमने देखा कि कुछ स्टेटमेंट्स की वजह से भी वहां पर जो एक हवा बन गई थी, सियासी हवा जो बन गई थी, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के अगेंस्ट चली गई थी और उसका फायदा कांग्रेस को मिला था। जैसे जो एक स्टेटमेंट माई का लाल वाला जो एक स्टेटमेंट था, वो काफी चर्चा में रहा था, उस वजह उसका भी काफी फायदा कांग्रेस को मिला था। लेकिन अभी जो परिस्थितियां देख रहे हैं वो काफी अलग है 2018 से। तो परिस्थितियों में जो भिन्नता देखने को मिल रही है, उसे देखते हुए आपको क्या लगता है कि कितनी सफलता मिलेगी कांग्रेस को इस बार? देखिए दिव्यांश जी, ये आप मान के चलिए कि परिस्थितियां बदलती हैं वक्त के साथ जी। और जो माइके लाल वाली बात आपने कही, ये चुनाव करीब आने पर इस नारे ने जोर पकड़ा था। बिल्कुल। मध्य प्रदेश में अभी चुनाव में वक्त है, हम ये मान के चले 5 महीने करीब। किस नारे का क्या असर होगा, इसकी कल्पना अभी से करना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि इस बार का चुनाव, मैं सिर्फ ग्वालियर चंबल की बात नहीं कर रहा, पूरे मध्य प्रदेश में बहुत करीब का मुकाबला है जी। तमाम सर्वे आ रहे हैं, सर्वे कुछ भी कह रहे हो, लेकिन जो भी पत्रकार गौरव जी जैसे सक्रिय लोग हैं वो भी जमीन पर देख रहे हैं, एक तरफा चुनाव नहीं है अभी तक दिव्यांशु जी। बिल्कुल। आप ये मान के चलिए, एक तरफा चुनाव नजर नहीं आ रहा है। हर जगह ये लगता है कि ये हो सकता है टक्कर का मुकाबला हो जाए। मुश्किल से चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, ये दोनों दल अभी इस स्थिति में नहीं है जो ये कह दें कि ये 50 सीटें हम जीत ही रहे हैं जी। कोई भी राजनीतिक दल इस स्थिति में नहीं है। तो आप ये कल्पना कैसे कर सकते हैं कि किसके पक्ष में हवा है? लेकिन ये तय है कि जो भी राजनीतिक दल, जैसा गौरव जी कह रहे थे कि कांग्रेस इस बार बेहतर रणनीति से काम कर रही है, बात बिल्कुल सही है। कांग्रेस इस बार बहुत फूंक फूंक कर पैर रख रही है, लेकिन डर यही रहता है कई बार कांग्रेस के साथ कि कब कहां कौन सी आग लग जाए जी। तो जो डर है कांग्रेस के साथ वो अभी भी बना हुआ है। हमें थोड़ा सा इंतजार और करना होगा, लेकिन ये तय है कि कांग्रेस पिछले चुनावों के मुकाबले इस बार बेहतर रणनीति से काम कर रही है। जी 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 जी। अच्छा, जो बात अभी गौरव जी ने कही थी कि जो सक्रियता, जैसे राहुल गांधी आए थे भारत जोड़ो यात्रा के समय और उसके बाद से वो दिखाई नहीं दिए हैं और अब प्रियंका गांधी आ रही हैं, तो ये जो स्ट्रैटेजी है प्रियंका गांधी का चेहरा आगे करते हुए और राहुल गांधी को थोड़ा सा पीछे रखने का, और फ्रंट फुट पे प्रियंका गांधी दिखाई दे रही हैं, तो ये जो स्ट्रैटेजी आप देख रहे हैं, क्या लगता है आपको कितना कारगर साबित होगी? देखिए, कितना कारगर साबित होगी ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक राजनीतिक दल की अपनी रणनीति होती है जी। वो जैसे हम क्रिकेट में देखते हैं ना, कब आपको नाइट वॉचमैन को ऊपर लेके आना है, कब आपको ओपनर को सेकंड डाउन थर्ड डाउन पे लेके जाना है, तो ये राजनीतिक दल की अपनी रणनीति होती है। लेकिन जैसा गौरव जी की बात से मैं सहमत हूं कि जैसे ही राहुल गांधी सामने आएंगे, बीजेपी के हमले तेज हो जाएंगे।
तो बिल्कुल कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को, जो आपका मेन बैट्समैन है और आपके जी। सामने बॉलर काफी मजबूत है, ये आपको पता है, तो आप किसी भी बैट्समैन को शाम के समय, या यूं कहें जब परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं हो, तो आप मैदान में उतारने से बचते हैं। मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी आई है, कोई स्टेडी बैट्समैन जैसा होता है कि संभल के बॉल खेलता है और उस पर अटैक कम होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये रणनीति का हिस्सा है कि पहले प्रियंका को उतारिए आप मैदान में, ताकि बीजेपी सीधे तौर पर बड़े हमले ना कर पाए, और समय आने पर आप राहुल गांधी को सामने लाइए। हो सकता है ये कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा हो। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये भी हो सकता है कि ये कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा हो। गौरव जी, एक सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि हाँ, प्रियंका गांधी अब आ रही हैं और उसके बाद राहुल गांधी भी आएंगे, अभी ग्वालियर चंबल है, फिर वो विंध्य का भी दौरा करेंगी, पूरे मध्य प्रदेश को ही कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दूसरी ओर जब हम बीजेपी के जो स्टेटमेंट्स हम देखते हैं, बीजेपी क्या हम ये कहें, ये मान के चल रही है कि थोड़ा सा उनके स्टेटमेंट से एक ओवर कॉन्फिडेंस झलक रहा है कि उनको भरोसा है कि नहीं, मोदी जी आए हैं, नड्डा जी आए हैं, उनके जो बड़े नेता आ रहे हैं, और जो एक हवा जिसको कहते हैं वो भांपने की कोशिश जब वो करते हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, इजीली सरकार बना लेंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं ओवर कॉन्फिडेंस भारी ना पड़ जाए बीजेपी को? नहीं, देखिए, ये बड़ी ही हास्यास्पद स्थिति है जी कि जो भारतीय जनता पार्टी 2 से इतनी लार्ज मेजॉरिटी पे आई है, वो पार्टी अगर आज आकर अपोजिशन का अगर इस तरीके से नीचा दिखाने की बात करते हैं, जिस तरीके के स्टेटमेंट्स अभी रजनीश अग्रवाल जी दे रहे थे या अन्य नेता देते हैं, तो ये स्वाभाविक बात है कि अपने प्रतिद्वंदी को कमजोर समझा जा रहा है। और दूसरी बात, जी आपके बड़े नेता आ रहे हैं, कोई बुराई की बात नहीं, लेकिन जो आपको जनता के साथ बेहतर काम करना चाहिए था, उसमें आप कितना सफल हो पाए हैं, इसका आकलन ना करते हुए अगर अपोजिशन को कमजोर बताने की कोशिश की जाएगी, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस ही माना जाएगा। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी को कम से कम इस चीज से बचना चाहिए। अपन आज जैसे एक शिवराज जी का एक मैं स्टेटमेंट देख रहा था कि जी सर्वे में क्या होता है, सर्वे सिर्फ शिवराज सिंह चौहान होते हैं, ऐसा नहीं है। लगातार सरकार में रही, 2018 की सरकार गवा चुकी भारतीय जनता पार्टी आज फिर चुनाव के मैदान में है। बहुत माइनर डिफरेंस के साथ सरकार बनती बिगड़ती रही है मध्य प्रदेश में। इस तरीके के बयान आपका आत्मविश्वास बढ़ाने वाला तो हो सकता है, लेकिन अगर इसे आप ओवर कॉन्फिडेंस के साथ स्वीकार करेंगे तो आपको नुकसान होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ओवर कॉन्फिडेंस में अगर आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतने को मिल सकता है। संदीप जी, अगर बात की जाए पिछले कुछ चुनाव के जो परिणाम रहे हैं, जैसे कर्नाटक की बात कर लें या हिमाचल की अगर बात कर लें, तो वहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस को जो जीत मिली है, उसके बाद उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्टअप हुआ ही हुआ है, और उसका उनको निश्चित रूप से ये कहा जाए कि फ़ायदा मध्य प्रदेश में मिल सकता है या मिलेगा, क्योंकि प्रियंका गांधी आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो एक मोराल जिसको कहते हैं, वो मोराल उनका इस वक्त हाई है। कर्नाटक में जीत मिली, और कर्नाटक में जो एक तरफा उनको जीत मिली, तो इसका कितना फायदा मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा? देखिए, आप ये तय मान के चलिए कि कोई भी पार्टी जब चुनाव जीतती है तो उसके कार्यकर्ताओं में उत्साह होता है। बिल्कुल। वही स्थिति मध्य प्रदेश में कांग्रेस की है। कारण भी है, 2018 में कांग्रेस बीजेपी से आगे थी, और पिछले 3.5 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। जी तो जो अनुमान है कि जो एंटी इनकम्बेंसी पहले थी उससे ज्यादा ही है एंटी इनकम्बेंसी। तो कांग्रेस का एक तो उत्साह का कारण यह है कि उसे मध्य प्रदेश में ये लग रहा है कि वर्तमान की जो सरकार है उसके खिलाफ जनमानस ज्यादा जा रहा है। दूसरा, इसी बीच आपको कर्नाटक और हिमाचल में जीत मिली, तो कहीं ना कहीं वो बूस्टर डोज है आपके पास। जी जो जिस स्थिति में आप मध्य प्रदेश में हैं और अपेक्षा आप पहले से कर रहे हैं कि हम बेहतर स्थिति में हैं, ऐसे में जब आपको 2 जगह जीत मिल जाती है तो आप उत्साहित कहीं ज्यादा हो जाते हैं। मुझे ये लगता है कि वर्तमान दौर में कांग्रेस का ये जो उत्साह है, ये उत्साह बना रहे, ये बड़ी चुनौती है आज कांग्रेस के सामने। दिव्यांशु जी, हम लोगों ने कई चुनाव कवर किए हैं, गौरव जी भी हो, मैं हूं या आप हो, कई चुनाव हमने देखे। कांग्रेस में ये उत्साह क्या 6 महीने तक रह पाता है कार्यकर्ता में? ये बड़ी चुनौती रहने वाली है कांग्रेस के लिए, क्योंकि अभी जो उत्साह दिख रहा है, क्या ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में रह पाएगा? अगर कांग्रेस ये उत्साह बनाए रखती है तो मुझे लगता है कि चुनाव और रोचक होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर खास करके बात कर लें ग्वालियर चंबल की, तो ग्वालियर चंबल में 2018 के चुनाव में हमने देखा था, सिंधिया जी ने ग्राउंड पर बहुत मेहनत की थी,
और उसी का ये परिणाम था कि कांग्रेस को वहां पर बम्पर जीत मिली थी। लेकिन इस बार सिंधिया जी बीजेपी में हैं, तो इस बार का जो चुनाव है बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बात सही है। इस बार बीजेपी के पास एक और ऐसा घोड़ा आ गया है दौड़ने वाले, और तेज है, बिल्कुल। जिसकी चमक भी है। मैं ये नहीं कहता कि किसी व्यक्ति के आने से चुनाव पूरी तरह जीत जाते हैं, पूरी तरह हार जाते हैं। सिंधिया भी चुनाव हारे हैं, लोकसभा का चुनाव गुना से, ये बात अलग है। लेकिन कुल मिलाकर के मैं आज भी ये मैं मानता हूं कि भले सिंधिया चुनाव हार गए हों, लेकिन उस व्यक्ति का ग्लैमर बरकरार है, आकर्षण लोगों में बरकरार है। बिल्कुल, और बिल्कुल। ये जो ग्लैमर है, इसको बीजेपी क्या भुना पाएगी, उनकी लोकप्रियता को उस तरह से भुना पाएगी। ये एक बीजेपी को नई रणनीति पर, मुझे लगता है सिंधिया को आगे करके काम तो करना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। इसी से जुड़ी हुई मैं एक टिप्पणी चाहूंगा गौरव जी से। गौरव जी, सिंधिया जी का ग्लैमर क्या वाकई में बीजेपी भुना पाएगी ग्वालियर चंबल में? देखिए, अगर हम बात करें उपचुनावों की, तो जो सिंधिया जी का ग्लैमर गुना ग्वालियर शिवपुरी क्षेत्र में होता था, वहां के चुनाव परिणाम हमें बता देते हैं। उपचुनाव के परिणाम, जहां आप पहले 22 सीटें एक साथ जीत कर आए थे, वहीं 22 में से आप 16 सीटें 15-16 सीटें जीत पाए। वहां आपको एक डेंट हुआ, एक नुकसान हुआ जी। इस नुकसान को लेकर के अगर हम आज की तारीख में बात करें, जब कांग्रेस में सिंधिया हुआ करते थे, तब सिंधिया की एक तरफा राजनीति कांग्रेस में स्थापित हुई। लेकिन उपचुनाव के बाद कांग्रेस ने जो वहां पर मेहनत की है, तो कांग्रेस ने अपने संगठन को खड़ा किया है। दूसरी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही सिंधिया को लेकर के एक जो विरोध की मानसिकता कार्यकर्ताओं के बीच में बनी हुई, बड़े नेताओं के बीच में बनी हुई है, वो भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर हो जाता है कि आने वाले चुनाव में सिंधिया को कितना महत्व दिया जाएगा, सिंधिया के कितने प्रत्याशी उतारे जाएंगे, क्या वो सारे प्रत्याशी होंगे जो पिछले उपचुनाव में थे। इन सारी चीजों को देखें तब हम सही आकलन कर पाएंगे कि उनका वाकई ग्लैमर कितना रहा। दूसरी बात, एक जो वर्तमान परिदृश्य में नजर आ रही है कि पहले कभी ग्वालियर रियासत का जो असर जनता के बीच में हुआ करता था, वो सिंधिया के लोकसभा चुनाव हारने के दौरान सने सने कम होता चला गया है। और आज नया वोटर जुड़ा है जो सिंधिया खानदान से सीधा टच में नहीं है। पुराने जो 50-60 साल पुराने जो वोटर हैं, वो तो जरूर उसके टच में है, सिंधिया रियासत को लेकर के एक भाव रखते मन में, लेकिन उसके नीचे का जो वोटर है वो अपने आप को दूर जी ऐसी बड़ा लायक रहेंगे। दिलचस्प। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं वापस से एक बार संदीप जी के पास जाना चाहूँगा। संदीप जी, प्रियंका गांधी आ रही हैं और इससे पहले वो ये बात कह चुकी हैं, उन्होंने एक नारा दिया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। थोड़ा सा अगर मुद्दों पे आए, कांग्रेस के जो मुख्य मुद्दे हैं जो उन्होंने बातें कही हैं, जिस तरीके से कि 500 रुपये में सिलेंडर देने वाली बात है या 1500 रुपये महिलाओं को देने की बात है, तो क्या लगता है कि, या ओपीएस की अगर बात करें, ओल्ड पेंशन स्कीम की वो बात कह रहे हैं कि अगर सरकार में आएंगे तो ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू करेंगे, ये जो चीज़ें हैं ये कितना असर डालेंगी इस बार? देखिए दिव्यांशु जी, आप एक मान के चलिए, जो 5 गारंटी ली हैं जी या दी हैं कांग्रेस ने, उसमें से एक ही बड़ी गारंटी अब बची है जी, जिसको लेके आम लोग कांग्रेस की तरफ देख सकते हैं, वो है ओपीएस। उसका कारण है बड़ा, क्योंकि आपने लाडली बहना योजना में 1000 रुपए दे दिए हैं, और जो बीजेपी की तैयारी चल रही है वो चुनाव से पहले उसे 2000 तक ले जा सकते हैं। बिल्कुल, जो चर्चाएं हैं, कोई ऑथेंटिक नहीं है अपने पास, लेकिन कहा जा रहा है अगर बीजेपी लाडली बहना में 2000 रुपए ले जाती है तो कांग्रेस की दो चीजें काउंटर हो जाएंगी। एक तो 1500 रुपए देने वाली और दूसरा 500 रुपए के सिलेंडर देने वाली। तो मुझे लगता है कि इन स्थितियों में कांग्रेस के पास अगर बड़ा मुद्दा बचेगा या जनता को लुभाने का बचेगा, तो वो सिर्फ एक लौता होगा, वो होगा ओपीएस। अब ओपीएस पे लोग कितना भरोसा करते हैं, ये थोड़ा सा चर्चा का विषय रहेगा, और मुझे लगता है कि जनमानस कैसा बनता है ओपीएस को लेके, ये थोड़ा सा इंतजार तो हमें करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इंतजार तो हमें करना होगा। गौरव जी, आपकी भी मैं इस पर टिप्पणी चाहूंगा कि ओपीएस को लेकर के किस तरह का जनमानस या यूं कहें कि माहौल देखने को मिलेगा? नहीं, देखिए, जनमानस ओपीएस को लेकर के सिर्फ यही रहना है कि जो कर्मचारी है जो अभी छिटका हुआ नजर आ रहा है, सरकार से नाराज नजर आ रहा है, वो कर्मचारी ओपीएस की घोषणा होने पर सरकार के पक्ष में आ सकेगा। हालांकि ओपीएस को लेकर कांग्रेस भी वही फार्मूला अपनाने की कोशिश कर रही है
दोनों के फार्मूलों का अंतर क्या रहेगा, ये सबसे बड़ा कारक वो रहेगी आकलन करने की परिस्थिति। लेकिन ओपीएस एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा और कर्मचारियों की जो नाराजगी है उसे दूर करने में सफल भी रहेगा। जी जी जी। अच्छा, एक चीज और है इसमें कि महिलाओं के वोट काफी मायने रखते हैं। निर्णायक भूमिका की अगर बात करें तो कर्मचारियों के वोट भी हैं, आदिवासियों के भी, लेकिन महिलाओं के भी है। जिस तरीके से हमने घोषणाओं को अभी रिसेंटली देखा कि महिलाओं के लिए 500 रुपये में सिलेंडर या 1000 रुपये महीना, जैसे अभी संदीप जी कह रहे थे कि अभी तय नहीं है, लेकिन बीजेपी इसको 2000 तक लेकर के जा सकती है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे प्रियंका गांधी जब आ रही हैं ग्वालियर में, तो महिलाओं को लेकर के क्या कुछ बड़े ऐलान वो कर सकती हैं? गौरव जी। देखिए, लाडली बहना योजना को लेकर के जिस तरह जबलपुर में जब इस योजना को लॉन्च किया गया जी। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उसे 3000 रुपए तक ले जाने का जो एक घोषणा की थी, हो सकता है इसी प्रकार की कोई घोषणा ग्वालियर में प्रियंका गांधी भी कर दें। अभी तो घोषणा करने की बात है, अभी देने की बात तो नहीं। लेकिन संदीप जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर चुनाव के पहले 1000 से 2000 कर देते हैं तो उनको 2 इशू पर काउंटर करने का मौका मिलता है, 1500 रुपए और 500 रुपए के बैलेंस पर। इस अभी तक जो कमलनाथ की घोषणा है 1500 रुपए और 500 रुपए की गैस सिलेंडर की, ये अभी भी जनता के दिमाग से उतर नहीं पा रही है। वो कंपेयर कर रहे हैं शिवराज के 1000 से वर्सेस 2000 रुपए को लेकर के। तो देखना है कि प्रियंका गांधी किस तरीके से इस मुद्दे को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं और महिलाओं के वोटर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे इस चुनाव में, ये बात सत्य है। बिल्कुल सही कहा आपने संदीप जी। ये तो देखिए ग्वालियर चंबल की बात हो गई। अब थोड़ा सा अगर विंध्य या महाकौशल की बात करें तो आदिवासी जो वोट हैं वो काफ़ी निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं। तो क्या लगता है आपको कि प्रियंका गांधी आदिवासियों को साधने के लिए क्या कुछ ऐसा कर सकती हैं, या क्या कुछ ऐसा मंत्र वो अपने कार्यकर्ताओं को देकर के जाएंगी कि कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो वापस से जगा रहे, बना रहे आने वाले महीनों में? दिव्यांशु जी, आप एक चीज मान के चलिए कि प्रियंका गांधी में कहीं ना कहीं श्रीमती गांधी की तस्वीर नजर आती है लोगों को, और श्रीमती इंदिरा गांधी की जो लोकप्रियता है आदिवासियों में बहुत ज्यादा रही है जी। तो मुझे लगता है कि एक तरफ प्रियंका गांधी को इंदिरा गांधी की प्रतिकृति के तौर पर जी आदिवासियों के बीच स्थापित करने की कांग्रेस कोशिश करेगी, और कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी वो बातें याद दिलाने की कोशिश करेंगी जो श्रीमती गांधी के दौर की थी। ठीक है, वक्त बहुत गुजर गया है, 30 साल 35 साल हो गए हैं, लेकिन आदिवासियों के बीच आज भी राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की चर्चा आम रही है। मुझे लगता है कि उस तस्वीर को भी उभारने की कोशिश कांग्रेस शायद कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरीके से हमने ये देखा कि एक हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दौरे देखने को मिले, भोपाल और शहडोल में उनके दौरे देखने को मिले, और अब उसके बाद संभावना है इस बात की कि 22 तारीख को प्रियंका गांधी ग्वालियर के दौरे पर आ रही हैं। और अब यह देखने वाली बात होगी कि उनके दौरे के बाद कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनमें कितना जोश जाग पाता है और वो इस जोश को विधानसभा चुनाव तक बरकरार रख पाते हैं या नहीं। बाखबर में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।